ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है भाई और बहनों आपका एक मुलाकात में। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं। इस जगत का ज्ञान हो या उस जगत का ज्ञान हो, आपको गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है। और सदगुरु के इस विशेष घर में आज हमारे साथ हैं भ्राता डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं। आइए आपसे बात करते हुए जीवन के सुंदर रत्नों को पाते हैं और उनके अनुभव से अपने जीवन को सजाते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत एक मुलाकात के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें बड़ी प्रसन्नता है आज हमारे बीच हैं आप अपने जीवन के अनुभव को लेकर और इस घर के सुंदर अनुभव को लेकर। यहाँ जो भी आता है कहते हैं बड़े प्यारे अनुभव पाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ अध्यात्म की इस नगरी मधुबन में आपको कैसा लगा। मुझे बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का मुझे मौका मिला और बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र सिंह जी का और महेंद्र जी का जिन्होंने निमंत्रण भेजा। ये पहली बार मैं यहाँ आया इस विश्वविद्यालय में और बहुत ही समृद्ध होके मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा वातावरण और अब तो बदलते भारत में 2023 के भारत में एक रिसर्जेंट इंडिया जब हम देख रहे हैं और अद्वितीय है भावी पीढ़ी जो धीरे धीरे अब बागडोर संभाल रही है अपने हाथों में देश की। उस भावी पीढ़ी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं उसमें वैल्यू एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन के क्रेडिट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो शिक्षकों को पढ़ाने हैं, गुरुओं को, और विद्यार्थियों को उन्हें आत्मसात करना है, उसके मार्क्स मिलेंगे। और जहाँ पे अध्यात्म लैक कर रहा था, क्योंकि सत्ता और शक्ति सिर्फ कानून नहीं दे पाता बल्कि व्यक्ति अपनी सृजनात्मक क्षमताओं के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा भी अपनी शक्तियाँ जनरेट करता है। और उसकी कुछ कमी महसूस की गई थी, तो डॉक्टर रंगनाथन कमेटी ने ऐसा महसूस किया कि वैल्यू एजुकेशन भी दी जाए। गांधी जी ने भी अपने समय में कहा था कि अर्थशास्त्र अगर है तो अगर उसमें मूल्यों का अभाव है तो अनर्थशास्त्र हो जाया करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो है। इस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है और देश को भी ऐसा लगता है, विश्व को लगता है कि विश्व कल्याण का जो मंतव्य है इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का, उस संदर्भ में जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को रेफ़र भी किया गया है उस दस्तावेज में कि देश के विद्यार्थी और देश के शिक्षक वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और विश्वविद्यालय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का प्रोग्राम भी कर सकता है। फैकल्टीज़ अगर ट्रेन हो जाती हैं तो विद्यार्थियों को मैसेज को पास ऑन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। जी। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और आध्यात्मिक विकास के द्वारा मानव के जो अभूतपूर्व मूल्य हैं और उसकी जो गुण हैं, एक्सलेंसेस हैं मानव और मानवता दोनों के, वो और विकसित होंगे और इसमें एक अभूतपूर्व योगदान हमारे इस विश्वविद्यालय का, स्पिरिचुअल विश्वविद्यालय का, मेवाड़ विश्वविद्यालय को भी मिलेगा। बहुत जी मिलेगा। आप तो पास ही, चित्तौड़गढ़ तो यहाँ से बिल्कुल राजस्थान की धरती पर पास ही है, तो ऐसा कोलैबोरेशन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ध्येय है कि मूल्यों के द्वारा, योग के द्वारा हर कोई अपने आप को सशक्त बनाए, अपने आप को सुखी बनाए, अपने आप को शांत बनाए, आनंद में बनाए, अपने आप को प्रोफेशनली और अच्छा बनाए, इन गुणों को लेकर ऑनेस्टी से अपना कार्य करे। तो सब चीज़ें जब मिल जाती है तो सचमुच फिर अर्थ से अनर्थ नहीं होगा, फिर स्वर्ग होगा। और यही हमारी शुभकामनाएं रहती हैं कि भारत भूमि और विश्व पर स्वर्ग हो। और शिक्षा इसमें मुख्य अपना रोल अदा करती है और एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। ऊपर से कहते पानी नीचे की ओर बहता है और
आप यहाँ आए हैं, यहाँ से ऐसी मूल्यों की संपदा और लेकर जा रहे हैं, जीवन में आपके पहले भी सब मूल्य होंगे और ये आपके विद्यार्थियों तक, इस समाज तक और पहुँचेगी, ऐसी तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। इसी अर्थ के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जी, स्थित है। ये एक 2008 में ये विश्वविद्यालय माननीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके स्थापित किया गया था जी, और कालांतर में मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे 10 से ज़्यादा संकाय हैं और 30 से अधिक विभाग हैं। 10,000 के करीब विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं और मेवाड़ की वसुंधरा के जो मूल्य हैं, मेवाड़ की धरती के जो मूल्य हैं, ये धरती शौर्य और भक्ति की धरती है। भक्ति और शक्ति की नगरी है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल। और उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ये कुछ शख्सियतें हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास की, और विशेष रूप से राणा प्रताप जी और उनके सुपुत्र महाराणा अमर सिंह जी, जो प्रेरणा देती हैं इस क्षेत्र को। इसमें कई जनपद आते हैं जिसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, जी, उदयपुर, ये सभी जनपद हैं। और यहाँ पे ये भी मैं उल्लेख करना अपना सौभाग्य समझता हूँ कि महारानी मीराबाई जो थीं, वो भी चित्तौड़गढ़ की महारानी थीं। कालांतर में भक्ति संत बनी और राणा भोज सिंह जी से उनका विवाह हुआ था। और पन्नाधाय की जो वीरता की गाथा है, जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए, जी, वो भी अभूतपूर्व है। और साथ ही चित्तौड़गढ़ के प्रमुख कवि अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने बड़े श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है, और मेवाड़ की धरती, मेवाड़ के राणाओं का वर्णन है। तो और पंडित नरेंद्र मिश्र, जो मेवाड़ राजघराने के वर्तमान में राजकवि भी हैं, उन्होंने गोरा बादल पर अपनी बहुचर्चित कविता लिखी है। तो शौर्य के ये मूल्य भी बच्चों में हम पैदा करते हैं, जिससे कि वो सक्षम रूप से देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी वीरता के द्वारा भी देश की रक्षा कर सकें। बिल्कुल। तो और एक साथ ही रूहानी भक्ति का, ताकत और जिस्मानी ताकत दोनों होनी चाहिए। दृढ़ता और नम्रता, स्नेह और शक्ति जब साथ चलते हैं तो ही बहुत बड़े कार्य जो होते हैं संभव हो पाते हैं। और आपके यूनिवर्सिटी में इतना आप अच्छे लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, हमें इससे और फलीभूत होती रहे ये विद्या, ये गुण, ऐसी हमारी तो बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएँ। और आप शिक्षा के जगत को कैसे देखते हैं कि आज के जो विद्यार्थी हैं, उनको किस तरह से उनके जीवन में इन मूल्यों को जो है स्थापित किया जा सकता है? जी, किंवदंतियाँ हैं, मिथ्स हैं, जिन पर मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्तमान समय का जो विद्यार्थी है, वो हमारे समय के विद्यार्थी से बेहतर था। हम लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ ये पीढ़ी है। आम तौर पर ये कहना बहुत आसान है कि आज के बच्चे उतने सिंसियर नहीं हैं, कहना नहीं मानते, या उनका ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है। विकास की प्रक्रिया तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के माध्यम से और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के माध्यम से आगे ही बढ़ती है। ये पीढ़ी और भी सक्षम है। ये भारत, इस समय भारत के जो युवा हैं, ये कंप्यूटर क्रांति, भारत में जो डिजिटल इंडिया मिशन सफल हो रहा है, और अब तो डिजिटल इंडिया एक्ट भी लागू हो गया, उसमें ये सब प्रवीण हैं। ये 21वीं शताब्दी की पीढ़ी है। कानून के भी ABCD बदल चुके हैं। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, इन सब का प्रयोग हो रहा है, और ये बच्चे उस शक्ति का प्रतीक हैं और बहुत सक्षम है भारत का युवा। और इनको बस थोड़ी से मार्गदर्शन की की ज़रूरत है, ज़रूरत है। और शिक्षा को वहाँ तक ले जाने की अब ज़रूरत है जहाँ तक अभी नहीं पहुँची है। टू रीच द अनरीच्ड भी एक मोटिव है, मेवाड़ विश्वविद्यालय का एक लक्ष्य है, और ये संभव हम कर पाते हैं ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को अपने यहाँ ला करके। और फ़ी वगैरह बहुत कम है, बहुत रीज़नेबल है,
सर्वाइवल के लिए यूनिवर्सिटी के हम लोग कुछ लेते हैं, लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय भारत में ऐसा नहीं है जहाँ पे एनुअल फ़ी 35,000 रुपये हो एक वर्ष की, और 2 वर्ष में 70,000 रुपये में वो बच्चा MBA पास कर ले, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो पहले वो डीन एकेडमिक्स से रिलैक्सेशन मिल जाता है उसको, फिर VC से, और बाद में फिर चेयरमैन साहब भी कम ही कर देते हैं फ़ीस को। जी, तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ और ये मेवाड़ क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, और पिछड़ा हुआ, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ में कोई भी केंद्रीय या राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस राष्ट्रीय महातीर्थ में आज तक कोई ना एयरपोर्ट है और ना ही शहर का उस ढंग से विकास हो पाया। ऐसा लगा कि राणा को भुला दिया गया, लेकिन राणा को भुलाया नहीं जा सकता। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस ओर गया है, और मेवाड़ खास तौर से चित्तौड़गढ़ अब केंद्र बिंदु बन रहा है। और वहाँ से हमारे बहुत ही सौम्य और सुशील सांसद CP जोशी साहब चित्तौड़गढ़ से ही सांसद हैं, अब वो भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत विकास कार्यों को गति दे पाएंगे इस क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी ने ये पहला विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ जनपद में स्थापित जी। किया। एक कदम जो है, बहुत पहला कदम बढ़ता है तो बहुत लंबा रास्ता तय होता है। तो ये शुरुआत हुई है हमारी, तो बहुत दिली ये शुभभावनाएँ हैं कि ये क्षेत्र और उन्नति करे, हर तरह से संपन्न हो, सुखी हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आशीर्वाद से मेवाड़ विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ेगा। यहाँ के विद्यार्थियों में वो गुण विकसित होंगे जो अध्ययन, आत्मा का अध्ययन जो होता है, क्योंकि शरीर जो है वो मैटर, सोल और गॉड, ये 3 डायमेंशंस हैं जी, जिनके कोरिलेशन को अध्ययन करने वाला विज्ञान या विषय दर्शन शास्त्र है। तो अगर आत्मा संबंधी अध्ययन भी व्यक्ति को आ जाए और वो थोड़ा परमात्मा की कृपा भी प्राप्त कर ले, तो हम सिर्फ सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बल्कि हैप्पी प्रोफेशनल्स भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और इंसान को सक्सेस के साथ साथ लाइफ में हैप्पीनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों से सक्षम बच्चे ही ना प्रोड्यूस हों, बल्कि क्योंकि स्टूडेंट्स ही एंड प्रोडक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के, जी। बल्कि वो खुश भी हों जीवन में, उनको ये लगे कि उन्होंने जीवन के मकसद को पाया है। और इसमें हमको बहुत मदद मिलने की उम्मीद ही नहीं बल्कि मिलेगी भी, क्योंकि बच्चे सुपात्र हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के, और उनको यहाँ से बहुत गाइडेंस मिलेगी। और हम इस कोशिश में हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हो और बच्चे यहाँ आकर के कुछ शिक्षा पाएँ। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके विचार से, और कहते हैं जो विचार शुभ होता है, सफलता उसके साथ पहले भी चलती है। तो आपका इतना शुभ विचार है तो सफलता तय है। डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे अनुभवी और बहुप्रतिभा के धनी जो हैं हमारे बीच हैं। आपने 1960 के दशक से लेकर अब तक की सारी शिक्षा देखी है। इसमें शिक्षा को भी जाना है, इसमें दीक्षा को भी आपने जाना है, और आपके जीवन का भी बहुत प्यारा अनुभव रहा है। और आप जिस पद पर हैं, इस पर पहुँचते-पहुँचते व्यक्ति बहुत सारे अनुभवों से गुज़रता है। तो मैं शिक्षा के बारे में और आपके जीवन के अनुभव के अमृत को भी चाहूँगा कि आप सब दर्शकों को बाँटें। जी, 1967 से मेरी मेमोरी या स्मृति बिल्कुल स्पष्ट है, और उसमें बहुत ही प्यारी मेमोरी है 1969 की, और वो दृश्य मुझे मेरे मस्तिष्क में है। मॉडर्न स्कूल हल्द्वानी में मैं रोड पर था, जी, बच्चे खड़े हुए थे और हमारे हाथ में तिरंगा झंडा था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नैनीताल जा रही थी। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। एक ब्लू ओपन जीप थी, उसकी रॉड को उन्होंने पकड़ रखा था, और डेप्यूटी SP हल्द्वानी उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर। जी, एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री, और वो वेव कर रही थी हम लोगों की तरफ। और फिर उसके बाद
उस समय का भारत 1970 के पहले का जो मुझे याद आता है 67 और 70 के बीच में बहुत गरीब भारत था। गरीब इन द सेंस कि तब तक हरित क्रांति नहीं हुई थी, तो बंजर ज़मीनें थीं, सूखा पड़ता था और बहुत पुरानी बसें थीं, एक ट्रक था केवल पूरे शहर में और अजीब सा जीवन था। लेकिन दृढ़ संकल्प शक्ति बहुत थी लोगों में और बड़ी रिस्पेक्ट थी सबकी। उसके बाद फिर हरित क्रांति होती है भारत में और भारत समृद्धि की ओर बढ़ता है और फिर एक घटनाक्रम गुजरता चला जाता है। इस दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो मुझे याद हैं और उस समय में मैंने जो अपने लिए भूमिका निर्धारित की कि जो भी परिश्रम से मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे और बड़े फोकस्ड अटेंशन के साथ विज्ञान का युग था, तो विज्ञान के क्षेत्र में मैंने पढ़ना शुरू किया। जी। और सबसे ज़्यादा मुझे जो स्नेह और गाइडेंस मिली जीवन में वो अपने शिक्षकों से मिली। और उस समय के शिक्षक आज के शिक्षकों की तरह उतना बड़ा एक्सपोजर तो उनका नहीं था, लेकिन दार्शनिक थे और बहुत कम संसाधनों में भी बहुत कुछ मूल्य उन्होंने दिए जो शाश्वत मूल्य थे और वो गाइडेंस बहुत काम आई। और उसके बाद फिर कॉलेज शिक्षा में मैं आया, विज्ञान की शिक्षा चलती रही, फिर लॉ में मैं आया। तो लॉ एक फील्ड, वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, बल्कि मुलाकात क्या कहें, हमको गाइडेंस मिली प्रोफेसर एन.आर. माधव मेनन की। बहुत श्रेष्ठ प्राध्यापक थे, वो प्रोफेसर इंचार्ज थे कैंपस लॉ सेंटर के, बड़े सक्षम प्रशासक थे और वो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बंगलौर के पहले कुलपति थे। मेरा सौभाग्य था कि 1980 के उस दशक में प्रोफेसर माधव मेनन, प्रोफेसर बी पांडे और प्रोफेसर मूलचंद शर्मा ने मुझे गाइड किया, पढ़ाया। और भी बहुत अनोखे आचार्य हुआ करते थे विधि के। और 8:05 पे पहली क्लास होती थी, तो एक बार मैं 7 बजे सुबह पहुंचा वहाँ, जल्दी पहुंच जाता था तैयार होके, जिससे कि लाइब्रेरी में स्थान मिल सके और दिन में पढ़ सकें। तो वहाँ मैं ये देखता था अक्सर कि वाइट एम्बेसडर कार्स खड़ी रहती थी जिन पर नंबर प्लेट नहीं होती थी, सिर्फ अशोक चक्र लाल प्लेट लगी रहती थी। तो मैंने एक बार वहाँ पे पूछा कि ये कौन साहिबान आते हैं सुबह सुबह सब लोग ये, और ये क्यों आते हैं यहाँ पर। तो पता चला ये दिल्ली उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो विचार विमर्श करने कानून के कुछ मुद्दों पर प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी के पास आते हैं या मेनन साहब के पास आते हैं या पांडे साहब के पास आते हैं। वो स्तर हुआ करता था शिक्षकों का और विधि के आचार्यों का। तो बहुत प्रेरणा मिली और फिर उसके बाद मैं अध्ययन करता रहा, शोध करता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा। और जब मुझे पीएचडी अवार्ड हुई तब मेरे मन में ये बात आई कि अब विधि के शिक्षक के रूप में आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को कानून का ज्ञान देना है और विज्ञान की अपनी पृष्ठभूमि और सामाजिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि को यूज़ करते हुए सोशली रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि युवा शक्ति वो शक्ति है जो किसी राष्ट्र को बदल सकती है। बिल्कुल। और अगर उनकी ट्रेनिंग सही है तो सभी भारत रत्न की तरह हैं, वो ही भारत को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। और विश्वविद्यालयों के डिफरेंट संकायों से वो निकलते हैं और उसके बाद उनको डायरेक्टली आप लॉयर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स, फिर दोबारा ट्रेनिंग का मौका उनको नहीं होता है। तो ये है, अब शिक्षा ऐसी है कि उसमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, एकेडमिक काउंसिल्स में यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री के भी लोग हैं। मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बच्चों को वो भी देना ज़रूरी है, जिससे कि समसामयिक शिक्षा हो, रेलेवेंट शिक्षा हो और वो विद्यार्थी इंडस्ट्री में, मार्केट में बहुत अच्छा डिलीवर कर सके। भारत में मैं ऐसा महसूस करता हूँ अब वर्तमान समय में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स देश में आते हैं,
ये वही लोग हैं जिनकी आलोचना होती थी जब मैं छोटा था और ब्रेन ड्रेन पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आते थे। ये वो राष्ट्रभक्त भारतीय थे, जैसे गांव से निकलकर शहर में कोई आता है और फिर परिवार को सपोर्ट करता है। जी, आज वही एनआरआईज जो हैं, आज वही लोग जो कभी अमेरिका में बसे थे, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत को दिए हैं, गिफ्ट कर दिए एक तरह से, जी, या इन्वेस्ट किए हैं यहाँ करके नॉन प्रॉफिट बेसिस पर, और भारत को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको अगर हम ग्रामों की ओर भारत के मोड़ दें, जी, और धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को तो सड़कों से जोड़ दिया, और जगह जगह से अब हाईवेज और एक्सप्रेसवेज निकल रहे हैं। अब आवश्यकता ऐसा लगता है मुझे कि ग्रामों के विकास की और हो, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो गांवों की तरफ मोड़ दिए जाएं, तो और भी अच्छा भारत ये निर्मित होगा, बड़ा स्ट्रांग भारत होगा। बिल्कुल, अभी पूरा भारत ही बनाने वाला, अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे शुरुआत होती है ना शहरों से धीरे-धीरे आगे, जी, और ऐसी तो नज़र जाती है कि आने वाला भारत सचमुच कमाल का होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, आप पधारे, इतने अच्छे अनुभव को आपने हमसे शेयर किया, और हम बहुत कृतज्ञ हैं आपका, आपके अनुभव को जानकर, आपकी विचारधारा को जानकर, आपके मूल्यों के प्रति जो आपका समर्पण भाव है कि विद्यार्थियों का जीवन कितना सुंदर है और भारतीय विद्यार्थियों का जीवन कितना सुंदर हो सकता है। जो भारत का हर विद्यार्थी है, वो भारत रत्न है। वो बच्चा जो भारत का है, वो भारत रत्न है। सारे विश्व में भारत का, यहाँ के आध्यात्म शक्ति का, यहाँ के विज्ञान का, यहाँ के दर्शन का नाम रोशन करेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भाई बहनों, आज आपने मुलाकात की डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से। आप हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और आपने जाना उनके अनुभवों को, उनके जीवन अमृत को, और वो किस नज़र से भारत को, भारत के विद्यार्थी को देखते हैं। आप भी इसी तरह से जब भी आसपास कोई बच्चा देखें, समझिए भारत का हीरा है, ये भारत रत्न है, और उस तरह से उससे व्यवहार कीजिए, उन मूल्यों को उस बच्चे में स्थापित कीजिए। ये वही बच्चा होगा जो आपका नाम रोशन करेगा, इस भारत का नाम रोशन करेगा। और बहुत-बहुत आपके जीवन और उज्जवल भारत की शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं एक मुलाकात में। ओम शांति, नमस्कार।